करंट सिचुएशन कुछ ऐसी है कि मोल्डोवा जो ईस्टर्न यूरोपियन छोटा सा देश है, वहाँ पे रशिया ने हमला किया है। मोल्डोवा की भी जो गवर्नमेंट थी वो काफी करप्टेड थी और इन अ वे रशिया से मिली हुई थी, इसीलिए रशियन आर्मी इस देश में सीधा घुस गई थी। अब रशियन आर्मी के डिक्टेटरशिप के कारण वहाँ के सिटीजनशिप काफी परेशान थे और वो मदद लेते हैं यूएस की। तो भी यूएस एंड मोल्डोवा की आर्मी दोनों साथ मिलके रशियन आर्मी से लड़ाई कर रहे हैं। ये पूरा देश वॉर जोन में बदल गया है, लोग परेशान हैं और हर दिन वॉर चल रहा है। तो दोस्तों यहाँ पे हम देखते हैं कि यूएस आर्मी के पास हाईटेक वेपन्स रहते हैं, जैसे वन ऑफ रहता है उनका हेलमेट कैम। इस कैम के जरिए कोई भी इंटरफेरेंस या साउंड वेव क्लियरली सुनाई या दिखाई दे सकती है और उसकी रिकॉर्डिंग सीधा इनका जो बेस कैंप रहता है वहाँ पे जाती है लाइव। ऐसे ही एक दिन रात को आर्मी ऑपरेशन के दौरान सर्जन डेविस एक बंद रूम में आते हैं, जहाँ उन्हें अपने कैंप से कुछ इंटरफेरेंस और अजीब आवाजें सुनाई देती है। रूम के एग्जैक्टली सामने उन्हें सफेद कलर का कुछ एक अदृश्य साया दिखाई देता है, कुछ वेव्स है जो हिल रही है। वो साया सिर्फ उन्हें अपने कैंप के थ्रू ही दिखाई देता है, लेकिन आगे कुछ पता चले उसके पहले ही वो अदृश्य साया इनके नजदीक आता है और सर्जन डेविस उधर ही गुजर जाते हैं। ये डरावना हादसा देखने के बाद यूएस आर्मी का मनोबल पूरा डूब गया था। अगले कुछ दिनों तक ऐसे कई सारे हमले होते हैं जिसमें सिटीजन और आर्मी के लोग दोनों भी मारे जाते हैं। अब हम आते हैं बैक टू यूएस, जहाँ पे डार्पा यूएस की बहुत बड़ी मिलिट्री रिसर्च और वेपन डेवलपमेंट कंपनी है, जिसमें हम डॉक्टर मार्क क्लेन को देखते हैं। वो लेजर लाइट के एक्सपेरिमेंट के थ्रू एक ऐसा वेपन बनाना चाहते थे जिसको पानी के ऊपर फ्लैश करते ही पानी तुरंत बॉइल या फिर फ्रीज होने लगे। ये अपना एक्सपेरिमेंट वो यूएस आर्मी के सामने दिखाते हैं, लेकिन अब यूएस आर्मी की कुछ और ही मांग थी। उनके अनुसार ये वेपन अब किसी लिविंग थिंग यानी इंसान या किसी और जीव पे टेस्ट करके देखना था उन्हें। ये सुन के डॉक्टर क्लाइन थोड़े हैरान होते हैं, क्योंकि उनका मानना था कि ये वेपन डिफेंस के लिए बनाए जा रहे हैं, ना कि लोगों की जान लेने के लिए। इस मीटिंग के बाद डॉक्टर को सीधा मोल्डोवा जाने के ऑर्डर्स मिलते हैं, क्योंकि जो हेलमेट कैम था वो खुद डॉक्टर क्लाइन ने ही डिजाइन किया था। तो उन्हें आगे अब जो भी अदृश्य साया या अदृश्य शक्ति है उसके बारे में इन्वेस्टिगेशन एंड रिसर्च करनी थी। वो इमीडिएटली गवर्नमेंट के प्लेन से चले जाते हैं एंड वहाँ पहुँचने के बाद यूएस आर्मी लीडर जनरल ओरलैंडो और सीआईए एजेंट मिस मैडिसन से मिलते हैं। उनके सेंटर में जाने के बाद पहले तो वो कॉन्फिडेंशियलिटी का एक डॉक्यूमेंट साइन करते हैं और उसके बाद उन्हें सर्जन डेविस की जो मौत हुई थी उसका वीडियो दिखाया जाता है। ये डरावनी मौत देखने के बाद तो वो भी थोड़े हैरान होते हैं। यहाँ पे सर्जन के शरीर पे कोई भी इंजरी नहीं थी, लेकिन उनके इंटरनल ऑर्गन कम्प्लीटली फ्रीज हो गए थे। इस अजीब सी शक्ति के बारे में वीडियो देखने के बावजूद डॉक्टर को कुछ पता नहीं चलता कि एग्जैक्टली ये क्या है। तो मेडिसन उन्हें बताती है कि लोकल लोगों के अनुसार ये अरातारे नाम का एक स्पिरिट है जो वॉर के कारण आया है। जब भी वॉर हुए हैं ये स्पिरिट लोगों को मारने के लिए आया है। एजेंट मेडिसन और जनरल ओरलैंड की ये थ्योरी रहती है कि ये कोई क्लॉकिंग टेक्नोलॉजी है, यानी एक ऐसी टेक्नोलॉजी जो किसी भी चीज या इंसान को अदृश्य बना सकती है। और ये रशियन सोल्जर्स ही है जिन्होंने अदृश्य होने का सूट पहना है। फिर डॉक्टर क्लाइन मेडिसन से पूछते हैं कि अगर ऐसा कोई सूट पहना हुआ है उन लोगों ने तो लोग अजीब तरीके से कैसे मर रहे हैं। तो मेडिसन कहती है कि शायद एनिमी सोल्जर ने किसी तरीके का शॉक विक्टिम को दिया है, जिसके कारण शरीर का तापमान अचानक से कम होने के कारण उनकी मौत हुई है। अब ये थ्योरी सुनने के बाद डॉक्टर क्लाइन के दिमाग में कई सारे सवाल आते हैं कि अगर ये एक इंसान ही है तो इसे गोली कैसे नहीं लगी, या फिर एक हाईटेक टेक्नोलॉजी गरीब देश में कैसे डेवलप हो सकती है। मेडिसन उन्हें बताती कि इस देश की जो पहली गवर्नमेंट थी वो काफी करप्टेड थी, लेकिन बिलियंस ऑफ बिलियंस पैसा वो प्राइवेट रिसर्च में डाला करती थी। वो इस थ्योरी से अग्री नहीं होते। उनके अनुसार डार्पा ही वर्ल्ड की नंबर 1 वेपन रिसर्च कंपनी है और अगर उन्होंने वैसा डिवाइस अगर अभी तक नहीं बनाया है तो कोई और देश इतना आगे पहुंचे ये नामुमकिन है। लेकिन मेडिसन उन्हें कहती है कि इस देश की पहली जो करप्टेड गवर्नमेंट थी वो प्राइवेट रिसर्च के लिए करोड़ों रुपए खर्च करती थी। मे बी उन्होंने शायद ये टेक्नोलॉजी बनाई होगी। यहाँ पे सबके अपने अपने अनुमान चल रहे होते हैं, क्योंकि सबको ऊपर अथॉरिटीज को जवाब देना था। लेकिन डॉक्टर क्लाइन कहते हैं कि अगर उन्हें रिसर्च करनी है इस बात की तो उनको ये जो भी चीज है उसकी एक प्रॉपर इमेज चाहिए होगी। उसके लिए उन्होंने हाइपर स्पेक्ट्रल कैमरा भी लाया था जो किसी भी विजिबल या इनविजिबल लाइट स्पेक्ट्रम को क्लियरली कैप्चर कर सकता है। क्लाइन खुद ही उस कैमरे को डेल्टा व्हीकल यानी टैंक पे माउंट करता है और वो शॉट लेने के लिए खुद वॉर जोन में जाने का फैसला करता है। जब वो टैंक पे कैमरा फिट कर रहे होते हैं तभी वहाँ पे कुछ सोल्जर आके डॉक्टर क्लाइन को कुछ सुनाते हैं, क्योंकि सोल्जर्स के अनुसार डार्पा के ये जो भी हथियार है या इन्वेंशन है वो उस अदृश्य शक्ति का सामना नहीं कर सकते और उनके कारण कई सारे सोल्जर्स मारे गए हैं। इसलिए ये सारा गुस्सा डॉक्टर पे निकाला जाता है। अगले दिन
है कि पिछले शाम को ऊटा नाम की इनकी एक आर्मी की टीम एक बिल्डिंग में गई थी और तब से उनके साथ कोई भी कांटेक्ट नहीं हुआ है। ये लोग उनका रेस्क्यू मिशन प्लान करते हैं। इस रेस्क्यू ऑपरेशन के दरमियान अगर किसी का सामना अदृश्य इंसान यानी उस शक्ति से होता है तो उन्हें लगातार उस दिशा में शॉट करते रहना है। यहाँ पे मेडिसिन के अनुसार ये अदृश्य शक्ति रशियन सोल्जर्स ही है जिन्होंने अदृश्य सूट पहना है। लगातार होने वाली फायरिंग के कारण सूट शायद डैमेज हो सकता है। इस मिशन में खुद डॉक्टर क्लाइन और मेडिसिन भी साथ में आएगी और टैंक से वे लोग कैंप की फीड मॉनिटर करेंगे और इस ब्रीफिंग के बाद वे लोग उस बिल्डिंग में जाने के लिए निकलते हैं। जब सोल्जर इन सारे फ्लोर पे जाते हैं तब 4th फ्लोर पे उन्हें एक बाथटब के नीचे वैसी ही लाइट मिलती है। जब बाथटब को उठाते हैं तब उसके नीचे दरअसल ऊटा टीम के सर्जन कॉमस्टॉक छुपे हुए थे। वो बाकी सोल्जर्स को बताता है कि ये टब ही है जिसने मुझे पूरी रात बचाया है उन लोगों से। अगर मैं भगवान पे विश्वास करता हूँ तो ये जो भी इविल पावर है वो भगवान के एग्जैक्टली अपोजिट है और उसके टीम के बाकी के सारे सोल्जर ऊपर के फ्लोर पे मरे पड़े हैं। यहाँ पे इनकी दूसरी टीम ऊपर के फ्लोर पे गई थी और दोस्तों एक रूम में डॉक्टर को वही साया सामने दिखाई देता है और उसको शूट करने के लिए वो सोल्जर को कहता है, लेकिन गोली लिटरली उस साये के आर पार चली जाती है और वो अदृश्य शक्ति अब इन लोगों के पीछे पड़ जाती है और एक एक करके सारे सोल्जर्स को मार देती है। अब सब लोग वापस भागने लगते हैं और 4th फ्लोर से ये लोग रस्सी डाल के कॉमस्टॉक का रेस्क्यू ऑपरेशन करते हैं, लेकिन वो अदृश्य शक्ति सबको मार के जो रस्सी पे सोल्जर्स थे उनको भी मारने आती है और उसी समय क्लेन टैंक से बाहर आके अपने कैमरे से वो शॉट लेने लगता है। बाकी सोल्जर्स को सपोर्ट देने के चक्कर में कैप्टन कैब्रेरा भी मारे जाते हैं, लेकिन इस बड़े से विस्फोट के बावजूद जो भी अदृश्य शक्ति थी वो मरती नहीं है। जो भी बचे कुछ सोल्जर्स थे वो बेचारे टैंक में भागते हुए आते हैं एंड टैंक शुरू करके ये लोग भाग जाते हैं, लेकिन बीच में ही लैंड माइनर्स के कारण पूरे रास्ते पे विस्फोट होने लगते हैं और इनका टैंक पलट जाता है। इसलिए वे लोग एक नजदीकी फैक्ट्री में छुपने का सहारा लेते हैं। दोस्तों जैसे ही वे लोग फैक्ट्री में एंटर करते हैं उन्हें वहाँ पे गेट के पास लोहे के कुछ टुकड़े मिलते हैं, मानो उनका कोई बैरियर या फिर लक्ष्मण रेखा जैसे कुछ बनाया गया हो। वे लोग जल्दी ही एक सेफ स्पॉट ढूंढते हैं एंड वहाँ पे छुपने के लिए जाते हैं। क्लेन अपने कैमरे के थ्रू देखने लगता है और तभी उन्हें जो ये अदृश्य शक्ति है वो दिखाई देती है। नीचे 3 या 4 स्पिरिट हम देखते हैं, लेकिन वो उस लोहे के जो टुकड़े थे उन्हें पार नहीं कर पाते। उनके शरीर में ये टुकड़े अटक रहे थे। ये सब कुछ डॉक्टर नोटिस कर रहे थे और समझने की कोशिश कर रहे थे कि आखिरकार ये है क्या।